हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरा आज का जो लेक्चर है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो बेसिकली हर बेसिक बुक में चैप्टर नंबर 3 होता है। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है कि सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है वो हमेशा आपका इंट्रोडक्टरी होता है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन्फ्रेंशियल क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपका जो सेकंड चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स में हमेशा चार्ट्स वगैरह भी होता है। चार्ट्स क्या होते हैं मीन्स डाटा को हम लोग विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे बना सकते हैं, यानी कि डाटा को अरेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्टरी, सेकंड चैप्टर आपका विजुअलाइजेशन पे और डाटा अरेंजमेंट पे होता है। डाटा आपके पास रॉ फॉर्म में आता है, आप उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, आप उसकी क्लासेस बना सकते हैं, उसके टेबल्स बना सकते हैं, मज़ीद आप उसके चार्ट्स बना सकते हैं। चार्ट्स में आप लोगों के पास अगर लेट्स सपोज वेरिएबल क्वालिटेटिव हो तो आप उसका पाई चार्ट बना सकते हैं, मल्टीपल बार चार्ट्स बना सकते हैं, आप लोग उसके क्लस्टर्ड बार चार्ट्स बना सकते हैं, कंपोनेंट बार चार्ट भी उनको बोलते हैं। फिर हम पाई चार्ट्स बना सकते हैं। फिर इसी तरह जब हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा पे आते हैं, जिसमें हम लोगों के पास बेसिकली ग्रुप डाटा दे दिया जाता है, तो ग्रुप डाटा से आप हिस्टोग्राम, हिस्टोरीग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिनको ओगी वगैरह भी बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं वो आप उसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, तो चैप्टर नंबर 3 बेसिकली नेम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस टॉपिक में मैं आपको जस्ट आपके फॉर्मूलाज रिवाइज करवाऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है कि भी फार्मूलाज बहुत ज़्यादा है। तो फार्मूलाज बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि टॉपिक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितने टॉपिक्स होंगे डेफिनेटली उतने ही हमारे पास फार्मूलाज होंगे। स्टूडेंट्स को परेशानी कहाँ पे होती है? स्टूडेंट्स को कंपेयर करना नहीं आ रहा होता कि अनग्रुप डाटा के लिए क्या फॉर्मूला है और ग्रुप डाटा के लिए क्या फॉर्मूला है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में करवाई हुई हैं, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ। ओके, एक समरी बताने लगी हूँ इस चैप्टर की। तो अनग्रुप डाटा हमारे पास क्या होता है? ऐसा डाटा होता है जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में आता है। इस फॉर्म में आप लोग जैसे जैसे कलेक्ट करते जाते हो, समझे, वैसे वैसे लिखते जा रहे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। लेट्स सपोज 32 कह रहा है कि फर्स्ट फ्रेंड से पूछा, उसने कहा 32। सेकेंड फ्रेंड से पूछा, उसने कहा 0। थर्ड स्टूडेंट से पूछा, उसने कहा 10। नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछा, उसने कहा 53। तो ये जो डाटा है, ये जस्ट समझे कि जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, मैं वैसे वैसे इसका राइट अप जो है वो करती जा रही हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास अनग्रुप डाटा। इसके ऊपर कुछ नहीं किया, जैसे ही डाटा आया उसको लिख दिया। ये हो गया अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा हमारे पास क्या होता है? ग्रुप डाटा हमारे पास इस फॉर्म में, टेबल फॉर्मेट में आता है। उसमें क्लासेस बनी होती हैं। ठीक है, क्लासेस बनी होती हैं और आपके पास एक कॉलम होता है, उसको फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम लिखते हैं। अक्सर ये टोटल नहीं लिखा होता है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने टोटल जस्ट लिखा हुआ था कि फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ये डाटा है, ये डाटा ग्रुप है। ग्रुप कैसे हैं? इसमें क्लासेस बनी हुई है। क्लास किसको कहते हैं? जब आपको एक लोअर लिमिट बता दी जाए और एक आपको अपर लिमिट बता दी जाए। फॉर एग्जांपल आपकी में पूछा जाए कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो 4 फीट से लेके 4.3 इंचज़ तक है। ठीक हो गया, तो उस हाइट की रेंज में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो एक साइड पे खड़े हो जाएं, तो इट मीन्स ये अब आपकी क्लास बन गई, आपका ग्रुप बन गया। तो ये होता है आपके पास ये 32 जो है ये लोअर लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट इसको बोलते हैं। और ये जो 43 है डेट इज़ कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। सिमिलरली 44 क्या है? ये भी लोअर क्लास लिमिट है। और 55 क्या है? ये भी अपर क्लास लिमिट है। लेकिन ये किस क्लास की? ये सेकंड क्लास की हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस करूँ तो आपसे पूछूं कि फोर्थ क्लास की अपर क्लास लिमिट क्या है, तो आप काउंट करें 1 2 3, ये बन गई 4। तो फोर्थ क्लास बन रही है ये वाली। अब फोर्थ क्लास की अपर क्लास लिमिट कौन सी है? 79। ठीक है, तो आप लोगों ने किस पे एमसीक्यूज पे टिक करना है? 79 पे। और बाकी ये क्या है? ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या बता रही होती है कि हर क्लास में कितनी वैल्यूज़ अकर की हैं। लाइक 32 से लेके 43 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए? सिर्फ एक स्टूडेंट के।
ठीक है। 44 से लेके नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्लास क्या है 44 से 55। तो मैं पूछूं कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 44 से लेके 55 की रेंज में आ रहे हैं। तो लेट्स सपोज 2 स्टूडेंट्स ने रेज किया है कि जी हमारे हैं, तो ये 2 क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये क्या हो जाती है इसको बोलते हैं ये फ्रीक्वेंसी है। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, डैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर स्टूडेंट्स ने बेसिक क्लासेस में फिज़िक्स पढ़ी है तो फिज़िक्स में तो फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है, हमारे पास डाटा है, अब हमने उस डाटा का सेंटर ढूंढना है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसमें सेंटर क्या है, सन। सबको पता है सूरज जो है वो सेंट्रल पॉइंट है हमारी पूरी यूनिवर्स का। तो वो क्या हो जाए, मतलब ऐसे में क्या है नहीं कि वही सेंट्रल पॉइंट है, लाइक हमारा जो है हम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, सन के इर्द गिर्द। ठीक है, तो हमारा सेंटर जो है वो सन है, सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो क्या है, सन है। इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो किसका, एटम का सेंट्रल पॉइंट है। तो किसी भी डाटा का सेंट्रल पॉइंट जो है वो ढूंढना क्या होता है, वो उसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जब हम स्टैटिस्टिक्स में आते हैं तो हमने फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है और डेफिनेटली पड़ती है। तो उसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन क्या है आपके पास, जब हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे, मुझे सांस चढ़ रहा है बार बार। अच्छा जी, अरिथमेटिक मीन को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें 2 ही आपके पास तरीके हैं। एक आपके पास अनग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूलाज हैं, ग्रुप डाटा के लिए आपके पास अलग से फार्मूलाज हैं। और मैंने साथ साथ इसलिए लिखे हैं कि आप लोग बिल्कुल देख सकें, एक टेबल फॉर्म की में देखें ज़रा इसको, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है दोनों फार्मूलाज में। अगर अनग्रुप डाटा है तो सबसे बेस्ट वे और सबसे ईजीएस्ट वे, और जिसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, ये है हमारे पास समीशन x/n। और समीशन x/n क्या है, समीशन क्या होता है, ऐड करना सारी वैल्यूज जितनी भी डाटा में है। अनग्रुप डाटा लेट्स सपोज ये इन सारे डाटा की इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और जितनी ये वैल्यूज़ होंगी उनके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगी। अगर यही काम हमारे पास ग्रुप डाटा हो, ग्रुप डाटा किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में, टेबल फॉर्म में आपके पास ग्रुप डाटा आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है समीशन fx/समीशन f क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। x हमारे पास क्या होता है, अगर आप लोग याद करें तो कहते थे मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट वाला कॉलम जो है वो आपका हमेशा क्या होता है, सॉरी, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लोअर क्लास लिमिट को अपर क्लास लिमिट में ऐड किया जाता है। मीन्स 32, लेट्स सपोज इसी का मैंने निकालना है तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, 32 + 43 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जो भी इसका आंसर होगा वो हमारे पास मिड पॉइंट होगा। उसका अलग से एक सेपरेट कॉलम बनाया जाता है और उस पूरे के पूरे कॉलम को बोला जाता है ये x हो गया। ठीक है, ये आपके पास सेकंड वाला जो मेथड है a + समीशन d/n, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड में हमारे पास क्या होता है, a + समीशन d/n, और d हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन क्या होती है, x - a। ये मैं सारा एग्जांपल्स के थ्रू अभी नहीं करवा रही, मैं जस्ट आपको फॉर्मूला जो है वो रिवाइज करवा रही हूँ। और इसी तरह अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो देखिए उसमें कितनी सिमिलरिटी है, a + समीशन fd/समीशन f। ठीक है, और ये वाला जो मेथड है ये इसको बोलते हैं कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड का फॉर्मूला है a + समीशन u/n मल्टीप्लाई बाई h, और इधर है a + समीशन fu डिवाइडेड बाई समीशन f मल्टीप्लाई बाई h। अब आप गौर से देखें कि जब हम अनग्रुप डाटा को डिस्कस कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा सिमिलरिटी है। समीशन x/n डायरेक्ट मेथड में, शॉर्टकट मेथड में समीशन d/n, लेकिन a ऐड हो जाता है, a फॉर आर्बिट्रेरी वैल्यू। और अगर कोडिंग मेथड है तो सेम समीशन u/n है, लेकिन a भी ऐड होगा और h भी ऐड होगा। ठीक है, जब हम ग्रुप डाटा में आते हैं तो इसके फॉर्मूलाज क्या हैं, समीशन fx/समीशन f सबसे आसान फॉर्मूला और डायरेक्ट मेथड है। शॉर्टकट मेथड है a + समीशन fd/समीशन f, यानी कि आर्बिट्रेरी वैल्यू ऐड हो जाती है। कोडिंग मेथड क्या है, a + समीशन fu डिवाइडेड बाई समीशन f मल्टीप्लाई बाई h।
ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि आपने किसके ऊपर फोकस करना है, तो आपने ये सिंपलेस्ट जो उसके फॉर्मूलाज हैं डायरेक्ट मेथड से, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। आगे आ गया मोड। मोड हमारे पास क्या होता है, अगर तो डाटा अनग्रुप है आपके पास, तो अनग्रुप डाटा के फॉर्मूला मोड का नहीं होता। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आपके डाटा में सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। ठीक हो गया। लेट्स सपोज आपके डाटा में 53 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 बार आ गया 53, और कोई वैल्यू जो है वो 3 बार रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो आपका मोड होगा 53। समटाइम्स ऐसा होता है कि 59 जो है वो भी 3 टाइम्स आया, 53 जो है वो भी 3 टाइम्स आया। ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही थी। तो इस वक्त आपके दोनों मोड होंगे, यानी कि 53 भी आंसर होगा और 59 भी आंसर होगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके डाटा में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट आंसर लिखते हैं द मोड इज़ ज़ीरो। रोंग। मोड ज़ीरो होने का मतलब है कि ज़ीरो बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि ज़ीरो इट्सेल्फ एक वैल्यू है, ठीक है, जिसकी एक सेंस होती है। तो ज़ीरो नहीं लिखते। जब डाटा में कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तो हम लिखते हैं देयर इज़ नो मोड इन द डाटा। अगर आपके पास डाटा ग्रुप हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि FM माइनस F1, ठीक है, फिर प्लस लगा देते हैं और इसको लिख देते हैं FM माइनस F2। ठीक है, बात एक ही है। अब FM इसमें क्या होता है, FM कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को, और F1 कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को, F2 कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को। और मोड के लिए ज़रूरी क्या है कि आपका जब आप ग्रुप डाटा फाइंड आउट कर रहे हो, इस तरह की फॉर्म में आपका डाटा हो टेबल फॉर्मेट में, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। मीन्स इसकी जो अपर क्लास लिमिट है 43, वो सेकंड वाली की लोअर क्लास लिमिट के साथ मैच करनी चाहिए, और यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। तो इट मीन्स आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, और क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका भी मैंने आपको बहुत डिटेल में क्लास में बताया हुआ है कि सारी लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं अगर इस तरह का डाटा हो। ठीक है, डेसिमल ना हो, पॉइंट ना हो डाटा में, सिंपल डाटा हो, तो 0.5 माइनस कर देते हैं लोअर क्लास लिमिट्स में से और अपर क्लास लिमिट्स में से। ठीक है, 0.5 ऐड कर देते हैं। तो अगर आप उसको रिपीट करेंगे इस मेथड को, इस लेसन को, तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। याद रखिएगा, अरिथमेटिक मीन जब कैलकुलेट करते हैं तो क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास उसमें एक्स चाहिए होता है। एफ़ वाला कॉलम तो होगा ही होगा हमारे पास, लेकिन क्या एक्स्ट्रा क्या चाहिए होगा, एक्स वाला कॉलम। और एक्स वाला कॉलम कैसे आएगा, मिड पॉइंट्स बना के। लेकिन जब हम लोग मोड कैलकुलेट करेंगे तो मोड के लिए हमारे पास मिड पॉइंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अलबत्ता अगर ग्रुप डाटा में क्लास बाउंड्रीज बनी हो, लाइक यहाँ पे 43 है ना, अगर यहाँ पे 44 हो, नेक्स्ट भी 44 हो, तो ओके, क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी। लेकिन अगर सेम नहीं है तो क्लास बाउंड्रीज पहले बनानी है। और FM का क्या मतलब है, लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी वाला ये वाला कॉलम है, ठीक है, F वाला कॉलम ये है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, 14। तो ये वाली 14 वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बेसिकली ये होगा FM। और F1 क्या होगा, FM से बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू, और F2 क्या होगा, FM से बिल्कुल नीचे वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास F1, FM और F2 की वैल्यूज़ होंगी। यहाँ से वैल्यूज़ पकड़ते हैं और उसमें प्लेस कर देते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनको सॉल्व करके भी बाकायदा इसके ऊपर लेक्चर बना के आपको दोबारा पोस्ट करूँ कि आपकी रिवीजन हो जाए। लेकिन फ़र्स्ट पर्पज़ मेरा यही है कि मैं आपको इसके फॉर्मूलाज रिवाइज करवा दूँ। ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं कि आप अपने डाटा को, सबसे पहले तो इसमें अनग्रुप डाटा का देखें फॉर्मूलाज, इसमें 2 मैंने लिखे हुए हैं। और 2 मैंने क्यों लिखे हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो बाय डेफिनेशन फॉर्मूला है ना ज्योमेट्रिक मीन का, वो तो ये है कि जितनी वैल्यूज़ आपके डाटा में हो आप उनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी nth रूट ले लें। ठीक है, nth रूट, अगर आपके पास डाटा में
2 वैल्यूज़ हैं तो आपको पता है n 2 हो जाएगा और 2 तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अंडर रूट स्क्वायर रूट वैसे ही बन जाता है। अगर आपके डाटा में 3 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ n क्या आ जाएगा 3, लेकिन हम इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। अगर आपको पता है कि अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाहें ना तो ये वाली जो चीज़ है वो क्या बन जाती है, जो n है वो 1/n बन जाता है। अगर आपके पास डाटा में 4 वैल्यूज़ हैं तो आप क्या करेंगे, 4 की 4 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर लेंगे उनकी 1/4। ठीक है, कैलकुलेटर पे 1/4 को सॉल्व करना बहुत इजी है। लेकिन इसका इस फॉर्मूला का डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे जैसे आपके डाटा में वैल्यूज़ ज़्यादा होती जाती हैं उस सिचुएशन में क्या होता है, फिर आप लोग जो है वो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेटर तो फिर वैसे ही उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा ऐसे इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को। उसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने एक और फॉर्मूला निकाल लिया, वो है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटीलॉग इंटू एंटीलॉग इंटू नहीं, मतलब एंटीलॉग किसका लेना है, समीशन लॉग ओवर एक्स, समीशन लॉग एक्स ओवर एन का। अब एक्स हमारे पास क्या है, देखिए ये अनग्रुप डाटा है, ये अनग्रुप डाटा है, तो ये सारी अनग्रुप डाटा हमेशा इस फॉर्म में होता है और अनग्रुप डाटा इसी को हम लोग एक्स कह देते हैं। अनग्रुप डाटा में जो वैल्यूज़ होती हैं उसी को एक्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इनका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैंने एग्जांपल देख रही थी, वो मैंने सॉल्व भी की हुई थी। लेट्स सपोज वो मतलब लेट्स सपोज कोई भी डाटा है उसको आपने एक्स इस तरह की टेबल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, टेबल फॉर्म में लिख के आपने उसका लॉग अप्लाई करना है। और लॉग कैसे लेते हैं आपको पता ही, कैलकुलेटर पे आप मतलब बड़ी आसानी से 10 की पावर का 10 बेस के साथ लॉग ले सकते हैं। तो 18 का लॉग आ गया 1.2553, 13 का लॉग आ गया 1.1139। ठीक है, इस तरह से आपने डाटा का लॉग अप्लाई करते जाना है तो आपके पास क्या निकल आएगा, लॉग एक्स वाला कॉलम निकल आएगा। अब समीशन आपके पास क्या कह रहा है, समीशन क्या कह रहा है, किस वाले कॉलम को आपने ऐड करना है, लॉग एक्स वाले कॉलम को। ठीक है, अब आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, एन हमारे पास क्या होगा, जितनी वैल्यूज़ होंगी, समीशन लॉग एक्स वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो समीशन लॉग एक्स आ जाएगा, उसको एन पे डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। अब आपने उसका एंटी लॉग लेना नहीं भूलना। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन में आपने इस तरह से एंटी लॉग, अगर ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं नीचे वाला, तो ये आपने एंटीलॉग एट दी एंड ज़रूर लेना है, तो आंसर आपका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अब वही अगर डाटा हमारे पास ग्रुप डाटा है, यानी कि टेबल फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो सेम वही फॉर्मूला देखें, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला सेम है। कहाँ से फ़र्क है, यहाँ था आपके पास सिर्फ समीशन लॉग एक्स ओवर एन, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा एक्स ग्रुप डाटा में याद रखिएगा एक्स हमारे पास क्या होता है, हमेशा मिड पॉइंट वाला कॉलम होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, एक मिड पॉइंट वाला कॉलम होता है, उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। उसी मिड पॉइंट वाले कॉलम को बेसिकली एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट। और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लोअर क्लास लिमिट को अपर क्लास लिमिट में ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं हम लोग उसको इस पे 2 के ऊपर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 32 + 43 75/2, तो 75/2 ये बन जाएगा 37.5। ठीक हो गया। इसी तरह ये पूरा का पूरा कॉलम आपने ड्रॉ कर लेना है। यहाँ लिखते नहीं होते बच्चों की तरह कि 40, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो लेक्चर बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। 44 + 55 / 2। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इस तरह से सारी की सारी। नेक्स्ट कैसे करेंगे, 56 + 67 / 2, जो आंसर आएगा आपने लिखते जाना है। आपने सिर्फ कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करके जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो इस कॉलम में लिखते जाना है। ठीक है, ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अनग्रुप डाटा में एक्स जो ओरिजिनल डाटा होता है वही एक्स होता है। ग्रुप डाटा में एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे निकलता है, लोअर क्लास लिमिट और उसकी अपर क्लास लिमिट को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो ये मिड पॉइंट आता है। याद रखिएगा मैंने ब्रैकेट लगाई है और मैंने मिस्टेक करते भी स्टूडेंट्स को देखा था। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा क्या करते हैं वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा क्या करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे लिख रहे होते हैं बिना ये लगाए, ये काम कर रहे होते हैं। 44 लिखा कैलकुलेटर पे, +55 लिखा, फिर डिवीजन का साइन लगाया। डिवीजन का साइन आपको पता है वो डॉट ऊपर नीचे डॉट के साथ आ रहा होता है, शायद इधर भी आ जाए।
बहुत ही कोई बोंगा बच्चे ना ये काम करते हैं। गुस्सा मुझे बहुत आ रहा होता है, ये वाला साइन डिवीजन का, ये वाला साइन कैलकुलेटर पे ये लगा रहे होते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर भी समझता ये है कि वो समझता है कि मैंने बोर्ड मास रूल हम लोग बचपन में पढ़ते होते थे ना, वो समझता है कि सबसे पहले डिवीजन को मैंने ऑपरेट करना है। वो 55 को 2 पे डिवाइड कर देता है, जो आंसर आएगा वो 44 में ऐड कर देता है। तो डेफिनेटली आपके आंसर जो है वो रॉन्ग ही होने। हालांकि आपको करना क्या होता है, आपने सबसे पहले 44 और 55 को ऐड करना है और फिर डिवीजन का साइन आपने प्लेस करना है, ठीक है। तो डिवीजन का साइन मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगी ऐसे, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो आपने लिखना है। बहुत डिटेल में मैंने बता दिया, अब भी ना समझ आए तो बस फिर अखीर है, ठीक हो गया। ये दोनों फॉर्मूला आपको समझने की ज़रूरत है कि अनग्रुप डाटा में एक्स क्या होता है और ग्रुप डाटा में एक्स क्या होता है। तो ग्रुप डाटा में जब आपके पास एक्स वाला कॉलम निकल आएगा मिड पॉइंट वाले का, उस मिड पॉइंट वाले कॉलम का लॉग लेंगे, फिर उस लॉग एक्स वाले कॉलम को आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉलम बन जाएगा जो कि बनेगा एफ लॉग एक्स। उसके बाद समीशन क्या चाहिए, उस कॉलम का सम। हम एफ लॉग एक्स वाले कॉलम को सम करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। एंटी लॉग एंड पे लेना नहीं भूलना क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है। नेक्स्ट आपके पास आती है जी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जो होती है वो अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होती है। अब देखें, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास ये है, समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। आप इसको उल्टा दें, ठीक है। जब उल्टा दिया तो एन डेफिनेटली ऊपर चला गया, समीशन एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन समीशन एक्स सिर्फ डायरेक्ट समीशन एक्स नहीं नीचे जाता, बल्कि जो एक्स वैल्यूज़ होती हैं उनका बेसिकली रेसिप्रोकल होता है, ठीक हो गया, ठीक है। सम का रेसिप्रोकल नहीं है, किसका रेसिप्रोकल है, एक्स वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला देखें, अगर डाटा ग्रुप है तो ग्रुप में कैसे होगा, समीशन एफ ओवर एक्स। फिर वही बात दिमाग में बिठा लें बात के ग्रुप डाटा में एक्स हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट वाला कॉलम। तो इसमें मैंने ये इसके अनग्रुप डाटा के लिए मैं काम कर रही थी, एक मैंने क्वेश्चन किया हुआ था, वही मैं आपके सामने बेसिकली लिख रही हूँ। तो ये रेसिप्रोकल वाला ये मतलब कैसे निकालना होता है कॉलम, 1 ओवर एक्स कैसे निकालते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखने लगी हूँ 1 डिवाइडेड बाई 18। कैलकुलेटर पे पहले 1 लिखना है, फिर डिवीजन का साइन लगाना है, फिर 18 लिखना है। उसको प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 0.0556। इससे ज़्यादा भी हो सकता है स्टूडेंट, मैंने जस्ट पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मैं आंसर लेती होती हूँ, लॉग का भी और इसका रेसिप्रोकल का भी, तो वो एक्यूरेट आंसर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स ये माशाल्लाह से काम भी कर रहे होते हैं 13/1, यानी कि 13 का रेसिप्रोकल ले लिया तो 13/1 और कह रहे होते हैं मैम 13 ही आंसर आया है। भाई जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो चीज़ को उल्टा देते हैं, ठीक है। 13/1 नहीं, 13 का रेसिप्रोकल होता है 1/13। क्लियर हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल वाला कॉलम बनता जाएगा। इसी तरह ये मैंने अनग्रुप डाटा के लिए कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। इनको मैंने हाईलाइट किया ग्रीन में, बाकियों को मैंने स्काई ब्लू कलर दिया हुआ है। ग्रीन इसलिए दिया है क्योंकि इनको ना इनके फॉर्मूला बिल्कुल रिजेंबल करते हैं, बिल्कुल रिजेंबल करते हैं। और इनमें होता क्या है, इनको मेजर्स ऑफ पोजीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डाटा को सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ता है। तो डाटा जब अरेंज करते हैं, ठीक है, तो हर चीज़ सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे वैल्यू, हर चीज़ जो है वो एक लाइन में अरेंज हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, अगर तो डाटा अनग्रुप है तो अनग्रुप डाटा में मीडियन का जो फॉर्मूला है n+1 ओवर 2th वैल्यू। क्या करना है, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है अनग्रुप में। रिवाइज कर रही हूँ डाटा को सबसे पहले। अच्छा, मीडियन होता क्या स्टूडेंट्स, मीडियन क्या होता है, मीडियन आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आपके पास एक रोटी है, ठीक है, चपाती है, आप उसको दरमियान से हाफ कर दें। हम बच्चों को ऐसे नहीं देते थे, आधी तुम्हारी आधी मेरी। तो ये क्या है, मीडियन, वो लाइन जो आपने ड्रॉ की थी ना रोटी को आधी इक्वली डिवाइड करने वाली। ये नहीं कि देखें आधी आप कहीं से भी पकड़ के कर सकते हैं, लेकिन जब आपने बिल्कुल इक्वली डिवाइड करना है ना आधी आधी रोटी में, तो वो जो आपने लाइन पकड़ के ड्रॉ की ना काटने के लिए, वो मीडियन होता है। वो पॉइंट क्या होता है, मीडियन।
मीडियन आपके डाटा को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में 50-50 में डिवाइड कर देता है। 50% डाटा इधर रह जाता है, 50% डाटा आपकी राइट साइड पे चला जाता है। तो अगर डाटा अनग्रुप हो तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2th वैल्यू। आपने सबसे पहले डाटा, क्योंकि अनग्रुप है, अरेंज नहीं होता, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी वैल्यू लिख लेनी थी। एन हमारे पास क्या आता है, आपने देखना है कि डाटा में कितनी वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं। बाकी प्रोसीजर मेरे पास एग्जांपल भी है, टाइम मिला तो मैं उसमें शो करवा देती हूँ। मीडियन का ग्रुप डाटा क्या आता है, मीडियन इज इक्वल टू L+H/F(n/2 - C)। याद रखिएगा, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपके डाटा में आपका जो ये वाला डाटा है ना, ये वाला डाटा आपका जो ग्रुप डाटा है, उस डाटा सेट में आपके पास क्या होना ज़रूरी है, आपके पास क्लास बाउंड्रीज होना ज़रूरी है। इसमें मिड पॉइंट का कॉलम हमें नहीं चाहिए होता, ठीक है, ये कॉलम हमें नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ ये 2 कॉलम चाहिए होते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला और क्लासेस वाला। उसमें भी हमने ये देखना है कि क्या अपर क्लास बाउंड्री दूसरी वाली की लोअर क्लास बाउंड्री के साथ मैच कर रही है। अगर तो मैच कर रही है तो स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाते। मेजर गलती 67% या 70% स्टूडेंट्स पेपर्स में, एग्जाम्स में क्या गलती करते हैं, वो क्लास बाउंड्री समटाइम्स बना के दे दी जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं जी हमने, मतलब वो उनके दिमाग में क्लास बाउंड्री ऐसे फिट हुई होती है कि वो दोबारा से क्लास बाउंड्री बना देते हैं। जो चीज़ ऑलरेडी सही है आप उसको 0.5 माइनस और प्लस करेंगे तो उसने ख़राब हो जाना है, उसने सही नहीं होना। तो पहली बात कि देखना है कि क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी दी हुई हैं या बनानी पड़नी है, ठीक है। तो नहीं तो आपने बनानी है, बनाने के बाद उसके लिए हमें एक और मीडियन हो गया, क्वार्टाइल्स हो गया, डिसाइल्स हो गया, परसेंटाइल हो गया, आपको इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ज़रूर बनाना होता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला स्टूडेंट्स कॉलम क्या होता है, आपके पास, मैं इसको CF ही लिखती होती हूँ अक्सर, CF करके, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, अगली वैल्यू में पिछली वैल्यू, अगली फ्रीक्वेंसी में पिछली फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिख जाती है। 2 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक हो गया। अगली ये तीसरी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो ये आ जाएगी 4। कैसे, 1 में जो है वो पिछले की क्यूमुलेटिव ऐड कर देनी है, ठीक है। 1 में देखिए ये 1 था और यहाँ से, चलो इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, और ये वाला जो है वो 3, इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, 4। इसी तरह अब अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगली क्या है, 9। इसको थोड़ा और कलर, आपको पता है मुझे कलर्स बहुत पसंद है, उतना मेरा लेक्चर ना चाहे हो जितना मैं कलर्स पे ध्यान देती हूँ। मुझे हमेशा कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे मैं खुद कलरफुल हूँ ना हूँ, खुद मैं बड़ी डल सी हूँ, आपको पता ही है। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13, और 13 इस क्लास की क्या हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट हमने क्लास की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो आपके पास वो क्या हो गया, 14 में 13 ऐड कर देंगे, ठीक हो गया 27। और फिर लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 30। और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना लास्ट क्लास की, जो लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो वही होती है जो पूरी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का हम लोग टोटल कर लेना, तो वो वही होना चाहिए जो आपकी क्यूमुलेटिव लास्ट फ्रीक्वेंसी। अगर ये मैच ना करें, ठीक है, आप इनको ऐड करके देख लें, सॉरी क्या 1 और 2 3 4, ठीक है, 4 9 11, 11 और 14 आपके पास कितना हो गया, ओह गलत कर दिया मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। 4 9 और 4 13, 13 और 14 27, और 27 और 3 30, ठीक हो गया, ठीक है। इसका सम करें तो 30 आएगा, इसकी लास्ट वैल्यू देखें 30 आएगा, डेट्स ऑल, ठीक है हमारा काम। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम आपने ज़रूर बनाना है। तो मैं मीडियन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये लंबा तरीका है इसका। तो ये फॉर्मूला उसका क्या है, L+H/F(n/2 - C)। दोबारा रिपीट करिए, मीडियन क्या है, वो पॉइंट जो आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और अब आ जाए क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स वर्ड निकला है क्वार्टर से, यानी कि 4 हिस्सों से। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने डाटा के 4 हिस्से कर दें, बेसिकली अगर आप किसी एक कागज़ पकड़ें, उसको कैंची से काटना शुरू करें, 1 2
3। जब आप 3 कट लगा देंगे ना तो फोर्थ वाला पार्ट आपके पास ऑटोमेटिकली बन जाएगा, यानी कि क्वार्टर के लिए आपको 3 पॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, चौथा ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो क्वार्टाइल्स आपके पास 3 होते हैं। मैं और ये भी आपको याद होगा कि मैं हमेशा एक जनरल फार्मूला लिखती होती थी, क्वार्टाइल्स हो, परसेंटाइल्स हो या डिसाइल्स हो, मैं हमेशा एक जनरल फार्मूला लिखती होती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को गड़बड़ ना हो। क्यू फॉर क्वार्टाइल्स, क्यू आई इज इक्वल टू आई इंटू एन प्लस 1/4। ठीक है, 4 क्यों? क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आई क्या है? अगर आपने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, यहाँ देखिए, अगर आपने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है तो आई की जगह पे 1 लगा दें, तो आपको पता है 1 लगाने से इस पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये बन जाएगा n प्लस 1/4 वैल्यू। अगर आपने थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है तो ये बन जाएगा, यहाँ पे आई की जगह पे प्लेस कर दें 3, तो ये बन जाएगा 3n प्लस 1/4 वैल्यू। आगे मेथड आपको आना चाहिए, रिपीट कर लें अपने प्रीवियस लेक्चर निकाल के कि उसको कैसे करना है। कि आपने सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है, एन आपको पता है, वैल्यूज़ काउंट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आगे आपने क्वार्टाइल फाइंड आउट कर लेना है। इसी तरह क्वार्टाइल्स का एक जनरल फॉर्मूला है अगर डाटा ग्रुप हो। ठीक है, देखें बिल्कुल मीडियन की तरह, सेम मीडियन की तरह है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? यहाँ n/2 होता है तो यहाँ पे n/4 आएगा, साथ में आई है। ठीक है, आपने आई लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि आपसे अगर Q1 पूछा जाए तो आपने ये फॉर्मूला लिखें, रफ फॉर्मूले में चाहे लिख लें, ठीक है, रफ साइड पे आप उसमें आई की जगह पे 1 प्लेस करें जहाँ जहाँ पे आई है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आई है वहाँ वहाँ पे 1 प्लेस करें तो आपका Q1 बन जाएगा। अगर आपने थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है तो जहाँ पे आई है, ठीक है, वहाँ पे 3 लिख दें, आई की जगह Q3 बन गया, यहाँ पे 3n/4 बन गया। और फिर वही बात कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम अगर डाटा ग्रुप है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ज़रूर बनेगा, और क्लास बाउंड्री सेम होना ज़रूरी है, नहीं है तो क्लास बाउंड्री वाला कॉलम भी ज़रूर बनेगा। अब आ जाए डिसाइल्स पे। डिसाइल्स वो पॉइंट्स होते हैं जो आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर हिस्से में कितना आया? 10 10 10। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया भी हुआ था, बाकायदा एक लाइन लगा के मैंने आपको 9 पॉइंट्स लगाए थे। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास टोटल डाटा 100% होता है, ठीक है, टोटल डाटा 100% होता है, तो हर एक डिसाइल ने इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हर एक हिस्से में 10-10 आ गए, यानी कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आपने 10 चिल्ड्रन में डिवाइड करने, तो डेफिनेटली हर एक को 10-10 रुपये ही आएंगे। तो उसका फॉर्मूला फिर वही बात, जनरल फार्मूला, क्योंकि 10 में डिवाइड करता है तो इसका डिवाइडेड बाई 10 लिखते हैं। यहाँ एक आई इंटू एन प्लस, देखिए आई इंटू वही बात, आई इंटू एन प्लस 1/4, डिसाइल है तो आई इंटू एन प्लस 1/10। ज़रूर ये फॉर्मूला याद रखें। और क्यों? अब जो डिसाइल होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, यानी कि D1 D2 D3 सो ऑन D9। तो मैं सबके लिए तो नहीं फार्मूला लिख सकती। अब आपने जो सा भी डिसाइल फाइंड आउट करना है, मैंने फॉर एग्जांपल 7th डिसाइल फाइंड आउट करना है, तो आई की जगह पे 7 रिप्लेस करें, फार्मूला बन गया। प्रोसीजर अब आपको खुद आना चाहिए, सेम उसी पैटर्न पे बच्चों, जिस पैटर्न पे मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल फाइंड क्वार्टाइल्स किया, उसी पैटर्न पे डिसाइल। फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? मीडियन में n/2 था, क्वार्टाइल में n/4 हो गया, ठीक है, आई n/4, डिसाइल में आई n/10 हो गया। जो सा भी डिसाइल फाइंड आउट करना है, आई की जगह पे आपने वो वैल्यू लगानी है, तो नया फार्मूला आपके पास बन जाएगा। सेम परसेंटाइल है। परसेंटाइल क्या करते हैं? आपके डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक के हिस्से में 1% आ जाता है। ठीक है, 100 रुपये हैं, 100 बच्चों में डिवाइड करने हैं, तो हर एक को 1-1 रुपये आएगा, तो हर एक के पास 1% आ गया। तो आपने फॉर्मूला आपके सामने, आपका डिवाइडेड में अब 100 बन जाएगा डिवाइज़र। ठीक है, फॉर्मूला वही है, आई की जगह पे जो सा भी परसेंटाइल फाइंड आउट करना है वो आपने वैल्यू पेस्ट करनी है। ठीक है, और सेम इस तरह से आपका ये आ गया, इसी तरह से आपका ग्रुप डाटा का आ गया। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं एक लेक्चर आपको बना दूं जिसमें मैं मीडियन का क्वेश्चन, मोड का, अरिथमेटिक मीन का, क्वार्टाइल्स का सॉल्व कर दूं। लेकिन सबसे पहले आप लोग फार्मूलाज को अच्छी तरह से देख लें, इनको याद कर लें। याद करना कभी आसान, मतलब मुश्किल नहीं होता जब उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि समीशन कहाँ लगा है, तो किस कॉलम को आपने सम करना है, ग्रुप डाटा में एक्स क्या होता है, अनग्रुप डाटा में एक्स क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज कब बनाई जाती हैं, कब उनकी ज़रूरत होती है,
मीडियन क्या होता है, मीडियन में अगर डाटा अनग्रुप है तो डाटा को अरेंज करना ज़रूरी है। मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये चार जिनको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है, ये ऐसी हैं जिन मतलब अनग्रुप डाटा है तो उनको फाइंड आउट करने से पहले डाटा को अरेंज करना ज़रूरी है। और अगर डाटा ग्रुप है तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाना ज़रूरी है, चाहे मीडियन हो, चाहे क्वार्टाइल्स हो, चाहे डिसाइल्स हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर इसको परस्यू करेंगे।